हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, जो कि आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी। तो अब तक हमने जीएस का सॉल्व किया है, यानी कि पहले सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया है और फिर फुल टेस्ट सॉल्व किया है। तो ये जो है अब तक के जितने टेस्ट हुए हैं ये आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब जो है वह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ही है, यानी कि सी सेट का पेपर है। अब सी सेट हम सॉल्व करेंगे कि जीएस वर्ल्ड द्वारा जो 4-5 जो भी टेस्ट कराए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जीएस सेकंड यानी कि सी सेट का पेपर होता है वह 2 घंटे का ही होता है और टोटल जो है उसके मार्क्स होते हैं 200। लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? तो क्वेश्चन 100 होते हैं। अब 100 में से आपको 33 क्वेश्चन सही करना है इसमें क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर जीएस में चाहे जितने नंबर ले आइए, बट अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। इस बार की जो मार्कशीट आई है, यानी कि 2023 का जो प्रीलिम्स का मार्कशीट आया है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लड़कियों का गया है 124 मार्क्स मेरिट गई है। और इसमें क्या हुआ है कि लोगों के 135 नंबर हैं और सी सेट का क्या हुआ है कि आपको 66 चाहिए होता है और आप पाए हैं मान लो 60 हो गया, आपका 63 हो गया, ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं और लोग फेल कर गए हैं। मतलब जीएस में अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन सी सेट ख़राब कर दिया सब। तो आप लोग सी सेट को हल्के में मत लीजिए, सी सेट को अच्छे से तैयार करिए। जो भी पोर्सन आपका वीक है, अभी टाइम है, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जब भी डेट आएगी एग्ज़ाम की तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे, इसलिए पहले से सब तैयार करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ हिंदी का पोर्शन सबसे पहले है, तो इनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा इसमें से आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची व्योम, अनंत और शून्य तीनों आकाश का पर्यायवाची है। विलोचन जो है यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। विलोचन जो होता है यहाँ आँख का पर्यायवाची होता है, आँख का, ना कि आकाश का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो विपिन हो जाएगा। अरण्य और विपिन जो है यह वन का या जंगल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। प्रसून जो है यह फूल का पर्यायवाची है। और भूपति जो होता है यह राजा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अरण्य का सही पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे जो मधुक दिया हुआ है यह तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है यह होता है महुआ, और आजकल महुआ का सीजन चल भी रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मक्खन का जो तत्सम होगा यह मच्छर हो जाएगा। भंवर का जो तत्सम होगा यह भ्रमर हो जाएगा। और सांकल का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सांकल का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मक्खन का मरच्छर होगा और भंवर का भ्रमर हो जाएगा। और पहले से जो तत्सम है वह हो जाएगा मधु का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा एक शब्द यहाँ पे ऐसा है जो कि तद्भव नहीं है? तो सूर्य जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सूरज। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यक्त का विपरीतार्थक शब्द है। त्यक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो त्यक्त का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह हो जाएगा गृहीत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुप्त का जो विलोम होगा यह हो जाएगा जागृत। और ग्रस्त का विलोम होगा, ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। कौन सा युग्म यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो आप यहाँ प्राची का प्रतीची बिल्कुल सही है। अंकृत का निस्तब्ध, अंकृत नहीं, यहाँ पे झंकृत होना चाहिए। एक मिनट, झनकृत का होगा निस्तब्ध, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। सशक्त का निशक्त नहीं होगा, सशक्त का विलोम आसक्त होता है, तो यहाँ पे सी गलत है। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है
असत्य युग्म का चुनाव करना है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना, तो इसका सही अर्थ होगा खतरनाक कार्य करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो कुमुदनी लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है? तो यहाँ पे जो है कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत रविवार को, गत मतलब होता है कि बीता हुआ, जबकि जाएगा यहाँ पे भविष्य को प्रदर्शित कर रहा है, तो गत नहीं होगा यहाँ पे, आगामी रविवार होना चाहिए। गत के स्थान पर आगामी होता तो ये जो सेंटेंस है सही होता, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए ही अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? यहाँ पे संधि पूछा गया है, किस शब्द में जो है यण संधि है? तो अग्न्याशय में यण संधि है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस अय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि है, अन्वय में भी यण संधि है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह पुरुष में समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। किसके आधार पर ये विशेषण है? तो व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक शब्द ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हाथी जो है यह स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग का उदाहरण है, जबकि हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थल शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। थल जो है इसमें से किसका अर्थ नहीं है? तो थल यहाँ पे निवास स्थान का अर्थ नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भूमि, स्थान और रेगिस्तान को थल कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आगे जो है यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 के उत्तर इसी गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश है कि मनुष्य को जीवन में दुशासन, दुर्योधन, जरासंध, कंस का योग मिले तब भी हंसना और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण का योग मिले तब भी मुस्कुराना चाहिए। यानी सुख दुख में सम रहना चाहिए। हर समस्या को ठोकर मारकर हटाते चले, एक दिन सफलता के शिखर पर प्रस्थित होंगे। कष्टों से क्या डरना? जो जीवन को एक चुनौती मानते हैं वे हर परीक्षा में कामयाबी पाते हैं। सफलता उनके चरण चूमती है। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार सहन करो, सफल बनो, श्रम करो, सफल बनो, स्वभाव में रमण करो, सफल बनो। गांधी जी के अनुसार बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। सकारात्मक सोच जीवन की सफलता का द्वार है। जीवन की सफलता के लिए जरूरी है मस्तिष्क में आइस और जबान पर शुगर फैक्ट्री लगे। जो धैर्य, बुद्धि, संकल्प, श्रम की शक्ति से संपन्न होता है वही सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कैसा दिया हुआ है। तो पहला जो प्रश्न है इससे, मनुष्य को जीवन में कैसे रहना चाहिए? तो मनुष्य को जीवन में सुख दुख में सम रहना चाहिए। अब ये भी हमने जो है पैराग्राफ में पढ़ा कि मनुष्य को सुख दुख में सम रहना चाहिए, चाहे वो युधिष्ठिर हो या फिर दुर्योधन के कैरेक्टर में हो, लेकिन उसे मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो यहाँ पे सकारात्मक सोच जीवन में असफलता का द्वार है, ये कथन जो है असत्य दिया हुआ है, क्योंकि सकारात्मक सोच जीवन में सफलता का द्वार है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इसका उपयुक्त शीर्षक? तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा
मनुष्य की प्रकृति नहीं, मूल्यवान है सम रहना, ये इसका जो है सही शीर्षक होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेयर किस विदेशी भाषा का शब्द है? मेयर किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच का शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेयर शब्द विदेशी भाषा फ्रेंच का शब्द है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में जो उज्ज्वल है वह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अंतर कथा नहीं होता है, अंतः कथा होता है, अंतः और फिर कथा। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होगा, अत्यधिक, बड़ी आ की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पे। निष्पक्ष में गलती है, यहाँ पे ये वाला सा लगेगा, निष्पक्ष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे उज्ज्वल पहले से ही सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आगे है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, अब यहाँ से जो है यही इसी प्रश्न का इंग्लिश यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ, यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न दिया है, तो हम हिंदी वाला सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है, कथन है कि बीज को बोने के पहले फफूंदरोधी में भिगो देना चाहिए। कारण क्या है कि बिना फफूंदरोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो पहला कथन है, कथन सही है बट कारण गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बीजों को बोने से पहले फफूंदरोधी में भिगो देना चाहिए, यह कथन सत्य है। बिना फफूंदरोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, यह असत्य है। अतः कारण सत्य नहीं है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए फफूंदरोधी में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों में से कौन झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह अभिव्यक्त किया जाता है एकाग्रता को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता की प्रदर्शन करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है? कौन कमजोरी है? तो पूर्वाग्रह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण के बाधाओं में पूर्वाग्रह गृहीता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं अस्पष्टता एवं शब्दाडंबर प्रेषक की कमजोरी से संबंधित हैं। पूर्वाग्रह ग्रस्त होने से गृहीता प्रेषक की बातों को समझ पाने में असफल रहता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब इंसान पूर्वाग्रह से प्रेषित रहता है तो उसे वही अपने पूर्वाग्रह पर ही विश्वास हो जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतः वैयक्तिक भूमिका नहीं है? कौन सी नहीं है? तो मालिक बॉस यहाँ पे अंतः वैयक्तिक भूमिका नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मालिक अंतः वैयक्तिक भूमिका नहीं है, जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता तथा संपर्क तीनों अंतः वैयक्तिक भूमिका है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संप्रेषण की बाधाएं, और एक तरफ है सूची 1 में संप्रेषण की बाधाएं, सूची 2 में है बाधाओं के प्रकार। अब इनको सुमेलित करना है। तो संप्रेषण शब्द भंडार, तो ये भाषा संबंधी बाधा है। दूरी, तो दूरी जो है यह संरचनात्मक बाधा है। जल्दबाजी जो है यह पारिस्थितिकी बाधा है। और कोलाहल जो है यह पर्यावरणीय बाधा है। तो इसका जो सही कूट होगा यह क्या होगा? तो यह होगा 4 1 3 2, 4 1 4 1 3 2, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी इधर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो वह 150 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी? तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कुल दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो यहाँ पे 18 सेकंड आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 2/5वें भाग तथा 3/8वें भाग का अंतर 5 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी 200, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति प्रतिमाह 15 रुपये अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह में 15 रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब रुपये 15,000 की सीमा पार कर जाएगी?
तो यह पार करेगी 25 माह में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन से 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे घन बनेंगे टोटल 125। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1200 रुपये प्रति माह है। यदि इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपये बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या होगी? क्या होगी प्रति व्यक्ति मासिक आय? तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय जो होगी यह 1400 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और उनका अनुपातिक संबंध 1:5 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे वर्गों का जो अंतर होगा यह हो जाएगा 1440। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। राम की वर्तमान आयु है कितनी है? राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो लघुत्तम संख्या 37,825 के योग करने पर उसे 13 से विभाज्य बना देगी। तो यहाँ पे वो संख्या है 5। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि x/y = 3/4 और 8x + 5y = 22 है तो x बराबर है। x बराबर कितना होगा? तो x बराबर होगा 3/2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 तथा 50 के मध्य की उस रूट संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए जिसके अंकों में उलटफेर के उपरांत भी प्रभावहीनता रहता है। तो ये जो संख्या है ये है 121। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक 65 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक आता है। खंभे के एक सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? बंदर को कितना समय लगेगा? तो बंदर को समय लगेगा 61 मिनट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। टोटल 61 मिनट समय लगेगा उसको। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 हैं। उनमें से 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। शेष 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे? तो ये जो 10 विद्यार्थियों के औसत अंक हैं ये हो जाएंगे आपके 90। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का क्षेत्रफल ए है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या आर की दुगनी है तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में ए का मान त्रिभुज से कम होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि p + 2q = 2p + q तब p - q बराबर होगा। क्या होगा? तो यह होगा 0 के बराबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि x y z समुच्चय हो तो x - y - z बराबर है किसके बराबर होगा? तो ये बराबर हो जाएगा x - y। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक आदमी ने अपनी 2 मोटरसाइकिल को एक ही दाम पर बेच दी। एक में उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे में 20% की हानि होती है। इस विक्रय से उसे क्या होगा? तो इस विक्रय से उसे हानि होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 4% की उसको हानि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है 1100 रुपये श्याम, मालिक और कोमल में इस प्रकार बांटे गए कि श्याम को मालिक तथा कोमल की कुल प्राप्ति का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि मालिक वही
पाता है जो कोमल पाती है, तो कोमल का कितने रुपए हिस्सा में आया, कितने रुपए हिस्से में आया कोमल के, तो आया होगा 440 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए 1/2, 2/5, 3/8, 4/12 का सही आरोही क्रम क्या होगा। तो इसका जो सही आरोही क्रम होगा यह होगा 4/12, 3/8, 2/5, 1/2, यानी कि जो 1/2 है सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13, 16, 33, 40 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्रथम दोनों का अनुपात शेष दोनों के अनुपात के बराबर हो। तो यहाँ पर होगा -2, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहन ने 3 माह के लिए एक बैंक से 1600 रुपये कर्जा लिए। वह पाता है कि उसे 1680 रुपये बैंक को लौटाना है। बैंक की ब्याज दर है, बैंक की ब्याज दर कितनी है, तो बैंक की ब्याज दर हो जाएगी 21%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी व्यवस्था में 50% व्यय होता है तो पाई चित्र में उसके तदनुरूप कोण होगा। कौन सा कोण बनेगा उसके तदनुरूप, तो यह बनेगा 180 डिग्री का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि का 60% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल जो है यह बढ़ेगा 156%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 17,71,561 है। यदि यह प्रतिवर्ष 5% दर से बढ़ रही है तो 5 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो नगर की जनसंख्या होगी वह हो जाएगी 13,70,800, मतलब रही होगी, जो 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो 13,70,800 रही होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी पानी की टंकी का 4/12 भाग 10 मिनट में भरता है तो टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी का जो शेष भाग है उसको भरने में 20 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का जो है कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।